हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी का फिर से एक बार आईएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं और जब भी हमें लाइफ साइंस फील्ड से जब प्यार जनरेट होता है, हमें लगने लगता है कि इसको पढ़ना हमारे इंटरेस्ट की बात है और इसको पढ़ते पढ़ते हम हमारे करियर के बारे में जब सोचने लगते हैं तो अल्टीमेटली हमारे गोल जो है वो बहुत कुछ क्लियर और बहुत क्लैरिटी के साथ हमें क्लियर होता है कि हमें जो है कुछ पर्पज करना है। अब हर कोई बच्चा चाहता है कि उसका जो है फिर नाम के सामने डॉक्टर लगे और फिर उसी नाम के सामने डॉक्टर लगने की मेहनत की जर्नी जो है वो शुरू होती है 10वीं के बाद, फिर 11वीं हो जाती है, 12th हो जाता है, फिर नीट जैसे एग्जाम्स में एडमिशन्स लेके क्वालिफाई होके हमें जो है बच्चे एमबीबीएस बीडीएस जो भी है उन कोर्सेस में एडमिशन लेते हुए देखने को मिलते। बट फिर भी हर कोई कहता है ना, और वो थॉट भी है कि जिंदगी जो है हर किसी को दूसरा मौका देती है। तो फिर वो दूसरा मौका जो है वो दिया जाता है जब आप लेते हो बीएससी में एडमिशन और सोचते हो पीएचडी के बारे में, एक साइंटिस्ट बनने के बारे में, और इस सोसाइटी को, इस जनरेशन को और इस देश के लिए जो है वो कुछ करने का उम्मीद खुद के अंदर जगाते हो। बट उस डॉक्टर का या साइंटिस्ट की जर्नी जो है वो यहीं पे आके नहीं ठहरती, उसके लिए जो है कुछ प्रोसेस से, कुछ कसौटियों से जो है गुजरना पड़ता है। और उसमें सबसे मेन बात होती है कि हमें करना होता है क्रैक सीएसआईआर नेट जैसे टफेस्ट एग्जाम्स को। और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें चाहिए होती है बहुत सारा मेहनत, डेडिकेशन, हार्डवर्क और उसी के साथ साथ कंसिस्टेंसी। तो आज हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिनकी जो है एक शानदार जर्नी रही है इस फील्ड में, जिन्होंने 1 साल मेहनत करके आईएफएस के इमोशन बैच से पढ़ाई करके आज जो है इस एग्जाम में एक बेहतरीन रैंक को जो है हासिल किया है। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है वो शानदार और लाजवाब रही होगी। तो क्या अप एंड डाउन्स रहे, क्या स्ट्रगल्स रहे और भी क्या सारी चीजें रही, तो जानते हैं उनकी जर्नी को एक बार उनके ही थ्रू। तो हेलो, Hello, good evening, sir. गुड आफ्टरनून। थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। Sir, my name is Maliha Khan. I have been preparing from last 1 year for the CSIR NET exam. और सर मेरा इस बार LS क्वालिफाई हुआ है विद रैंक 17 एंड आई हैव गॉट 98.9 परसेंटाइल एंड सर मैं 1 साल से प्रिपेयर कर रही हूँ और मैंने लास्ट अटेम्प्ट भी दिया था तब मेरा सिर्फ एडमिशन पीएचडी कैटेगरी में ही हो पाया था और सर इमोशन बैच से ही मैं प्रिपेयर कर रही। ओके, तो पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच सर। तो अब जो आपकी जर्नी रही है वो मतलब तकरीबन 1 साल की रही है, और 1 साल जो है बहुत लंबा पीरियड होता है। इसमें आपको खुद को हमेशा मोटिवेट करना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपकी जर्नी क्या रही है, थोड़ा बताइए हमें। सर मैंने एक्चुअली अपना पीएचडी ज्वाइन कर लिया था अपने मास्टर्स के बाद। मैंने आरईटी क्वालिफाई कर लिया था, मेरा नेट नहीं हो पाया था। तो पीएचडी के साथ मेरे लिए काफी डिफिकल्ट रहा, लेकिन मैं कहूंगी कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और अगर आप मतलब दिन में 2-3 घंटे भी पढ़ रहे हैं, कॉन्सिस्टेंट होकर पढ़ रहे हैं, डेडिकेशन है आपको कि आप कर लेंगे, तो आप कर पाते हैं। तो अगर डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंस के साथ कर लेते हो और आपको लगता है कि कर पाते हो तो कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आपने तो पूरा यूट्यूब से पढ़ा है और यकीनन इमोशन बैच से पढ़ा है, तो फिर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पूरे साल का इमोशन बैच के साथ। सर मेरी एक कॉलीग ने मुझे बताया 1 साल पहले आईएफएस के बारे में, तो मैंने इमोशन बैच से वीडियोस देखना शुरू करी। तब लेकिन सर उनसे ज्यादा मुझे जो हेल्प मिली सबसे ज्यादा लास्ट ईयर में सर ने अंतिम बार वगैरह कराया और टेस्ट सीरीज चलाई जिससे हम लोग के क्वेश्चंस प्रिपेयर होते रहे। तो एक आइडिया मिल गया कि कैसे पेपर आता है, कैसे अटेम्प्ट करें और कैसे मतलब अपनी नेगेटिव मार्किंग से बचा जाए। और सर फिर उसके बाद अभी इस बार वाले अटेम्प्ट में जेआरएफ एक्सप्रेस चली और महाकुंभ चली और ये वाले सारे क्वेश्चन सर ने कराए, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। और मतलब इस बार पेपर जो आया था उसमें बहुत सारी चीजें वो आई तो सर ने हमें लास्ट में पढ़ाई थी, तो वो काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। और रिवीजन करना भी काफी आसान रहा क्योंकि जैसे सर टेबल्स देते थे, टेबुलर फॉर्म में चीजें देते थे, तो हमारे लिए काफी इजी हो पाता था उसको ग्रास्प करना और लर्न करना।
और मुझे ये बताइए कि सीएसआईआर में आपने इतना बेहतरीन रैंक लाया है, तो फिर आपका मतलब जब हम सीएसआईआर के सिलेबस को देखते हैं तो एक तो पहले 13 यूनिट है, ऊपर से जनरल एप्टीट्यूड है, उसी के साथ साथ इतना वास्ट सिलेबस हमें देखने को मिलता है। कोर कंसेप्ट के ऊपर सवाल आते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाले सवाल आते, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वाले सवाल आते। तो इतने वास्ट सिलेबस को आपने कैसे कवर किया और आपने रिवाइज कैसे किया? सर ये मेरा मैं वीक पॉइंट कहूँ या प्लस पॉइंट की मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर एक आदत है कि मुझे एक यूनिट पूरा नहीं किया जाता, क्योंकि मैं उससे बोर हो जाती हूँ। तो मतलब हमेशा उसको छोड़ छोड़ कर चल रही होती हूँ। जितना मुझे टॉपिक्स अच्छे लगे मैंने कर लिए, यूनिट पूरा कभी मैंने, और शायद मैंने सर अभी भी कोई भी यूनिट पूरा नहीं किया होगा। मैंने हर बार टॉपिक्स छोड़े हैं, उसमें से जो टॉपिक्स मुझे अच्छे नहीं लगे मैं नहीं करती थी, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता था मैं कहती थी शायद ऑप्शंस में चले जाएगा वो क्वेश्चन, क्योंकि कुछ मैं ऊपर वाले पे छोड़ दिया करती थी, दुआ करती थी कि हाँ ठीक है चलो देखते हैं। और पढ़ती, मैं सोचती हूँ कि पढ़ना चाहिए एटलीस्ट एक। जब सर ने रिवीजन कराया हम लोगों को तो सारी चीजें कवर तो हो ही गई थी। ऐसा नहीं था कि इतना डीप ना पढ़कर थोड़ा थोड़ा सब चीजों को पढ़ लिया था, और सब यूनिट में से थोड़ी थोड़ी चीजें कर ली थी, और कुछ चीजें जो मुझे अच्छे यूनिट्स लगते थे तो उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, उनको अच्छे से पढ़ा, और जो थोड़े से टिपिकल यूनिट्स लगते थे मुझे उनको स्किप भी किया। तो जो टिपिकल यूनिट लगते थे आपको उनको स्किप किया था, मतलब ओवरऑल आपने। बायो की स्टूडेंट होने के बाद थोड़े से ऐसे वाले पार्ट होता है कि हम लोग को हिंडर करता है। ओके, तो मुझे ये बताइए कि आपको सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी फिर? मुझे सर डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी और इवोल्यूशन, ओके, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एनिमल फिजियो और प्लांट फिजियो भी मैंने किया था, टेक्निक्स भी की थी। थोड़ा सा जहां मुझे वो हुआ, थोड़ी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैंने थोड़ी छोड़ दी थी, क्योंकि टाइम टेकिंग की थी। हालांकि मैंने पहले कर रखी थी, अब रिवाइज नहीं की कर पाई थी टाइम की वजह से। और बायोकेमिस्ट्री मैंने पूरी नहीं की है, वो मेरी पूरी नहीं हुई है कभी। मुझे ये बताइए कि अब आपको सबसे हार्ड यूनिट कौन सी लगी? सर मैं ये छोड़ती हुई चलती हूँ, ये मैं अपने बैचलर्स और मास्टर से करती हुई आ रही हूँ। हर यूनिट में से मुझे एक दो क्वेश्चन छोड़ के जाना होता है। अब ठीक है, खैर उसके ऊपर तो उस टॉपिक को, उस क्वेश्चंस को स्किप मैं कर सोचती हूँ सर जो इम्पोर्टेंट लग रहा है और जो आ रहा है हमसे, हम उसको अच्छे से कर लें। किसी ऐसी चीज के भागने से पीछे अच्छा है कि जो अच्छे से आ रहा है उसी को कर लो। बात तो सही है आपकी, एकदम वैलिड भी है और पॉइंट भी है उसमें। अब मुझे ये बताइए कि आपकी रिवीजन की और क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या स्ट्रेटेजी रही थी? सर रिवीजन की एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी? सर रिवीजन की मैंने अपना एक टाइम टेबल बना लिया था कि मुझे दिन में इतने यूनिट्स रिवाइज करने हैं, बिल्कुल जब मेरे पास एंड वाला टाइम था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं यूट्यूब से ही कर रही थी, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल से, और आईएफएस पे भी सर्च कर आ रहे थे, तो मैं यूट्यूब से ही कर रही थी। तो आपने यूट्यूब से ही पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस को किया है। अब मुझे ये बताइए कि जो भी नए बच्चे हैं जो कि प्रिपेयर करना चाह रहे हैं आपको देख के इस एग्जाम्स के लिए, आपकी तरह वो बेहतर रैंक लाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? सर मैं ये कहूंगी कि मतलब डेली पढ़ो, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एंड में रिवीजन मैटर करता है। हम लोग सर इतना पढ़ लेते हैं कि मेरे साथ खुद ये हुआ कि मैंने जो चीजें पढ़ ली उनको मैं रिवाइज कर पाई, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा होता था कि मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है लेकिन मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं श्योर नहीं थी, और मैं नेगेटिव का वो भी नहीं ले सकती थी। और सर मेरे साथ ये हुआ, मेरा सर शायद नेगेटिव मार्किंग की वजह से एक दो नंबर की वजह से मेरा जा रहा है, इस बार भी रह गया, जिसके लिए मैं आगे ट्राई करूंगी। एलएस हो गया है मेरा, तो मुझे अपनी शॉर्टकमिंग्स पता है कि मैं कहाँ कहाँ लैग कर रही थी। मैं आगे आने वाले बच्चों के लिए भी यही कहूंगी कि वो रिवीजन अच्छे से करें, जितना भी पढ़े उसका रिवीजन अच्छे से करें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम लोग ना अपना माइंड सेट कर रहे होते हैं कि क्वेश्चन हमारे हिसाब से आएंगे। ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन जो होते हैं वो मतलब उस वक्त तो वैसे भी इतना प्रेशर होता है कि समझ नहीं आ रहे होते, सही भी हम लोग गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी मस्ट प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है बहुत करनी जरूरी है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आगे का आपका क्या प्लान है? वैसे तो आप पीएचडी कर रहे हो, तो फिर सर अभी तो पीएचडी कंप्लीट करनी है, फिर आगे असिस्टेंट प्रोफेसर, और आगे देखते हैं अभी।
बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, पूरे IFS फैमिली की तरफ से। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।